चिल्ड्रेन, मैं अनिता मैडम स्टैंडर्ड 7 ग्रामर हिंदी ग्रामर ऑप्शनल 1 ग्रामर पढ़ा रही हूँ। पाठ 4 अर्थात लेसन 4 उपसर्ग प्रत्यय और समास। उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स, प्रत्यय मीन्स सफिक्स एंड समास यानी कंपाउंड सेंटेंस। बढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? पहले जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अर्थात पहले जो कन्या, पहले उदाहरण लेंगे कन्या। कन्या से पहले अगर सु जोड़ देंगे तो सुकन्या हो जाता है। अर्थात सु का अर्थात भला यानी कि अच्छा, यानी कि कन्या तो एक लड़की को हम समझते हैं, सु जोड़ देने से अच्छी बेटी यानी कि सुकन्या। जो अच्छी बेटी होते हैं या अच्छी कन्या होते हैं उसे सुकन्या बोलते हैं। उस तरह उफ वन मतलब जंगल यानी कि फॉरेस्ट, जो बड़ा जंगल होता है, घना जंगल जो जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं। लेकिन उप जोड़ देने से उसके पहले, ये मूल शब्द है, उससे पहले उप जोड़ देने से यह हो जाता है बगीचा। उपवन का मतलब है बगीचा या वाटिका यानी कि हमारा गार्डन को हम समझते हैं। अर्थात उसका अर्थ बदल जाता है। वन यानी कि घना जंगल, उप जोड़ देने से छोटा वाटिका हो जाता है यानी कि गार्डन को हम बगीचा को समझते हैं। उपरोक्त तो दोनों शब्द सुकन्या तथा उपवन शब्दांश से जोड़कर बनाए गए। सु तथा उप शब्दांश के जुड़ जाने के क्रमश मूल शब्द कन्या तथा वन में परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। समझ में आ गया हमें उपसर्ग किसे कहते हैं? यहाँ पे उदाहरण भी दिया है। उपसर्ग दिया है उपहार, उपहार। हार का मतलब नेकलेस को हम समझते हैं, लेकिन उप जोड़ देने से उसका हो गया गिफ्ट यानी कि उपहार। मतलब बदल जाता है यानी कि उसका अर्थ बदल जाता है। अप्रसन्न, प्रसन्न का मतलब खुशी, हाँ, यानी कि हम जहाँ पे खुशी मनाते हैं, प्रसन्न है, खुशी है, लेकिन और जोड़ देने से अप्रसन्न, जहाँ पे हम नाखुश रहते हैं उसे अप्रसन्न बोलते हैं। सुपुत्र, पुत्र का मतलब बेटा है, उसके पहले सु जोड़ देने से सु जोड़ पुत्र सुपुत्र यानी कि सुसंतान यानी कि अच्छा बेटा। सम्मान, मान का मतलब है प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान, उसे सम जोड़ देने सम्मान, वही सम्मान, उससे ज़्यादा प्रतिष्ठावान व्यक्ति को सम्मान बोलते हैं। उपसर्ग के भेद भी होते हैं। हिंदी में उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के भेद है। एक है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जोड़कर अति, अधि, ये सब हम मूल शब्द के पहले जोड़कर लिखते हैं। अति, अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्युत्तम, अतिशय। अधि जोड़कर अधिकृत, अधिकरण, अधिनायक, अधिकार, अध्यक्ष। अनु जोड़कर अनुसार, अनुशासन, अनुरूप, अनुयायी, अनुकरण, अनुज। अभि जोड़कर अभिमान, अभिलाषा, अभिनेता, अभिनव, अभिशाप। अप जोड़कर अपमान, अपव्यय, अपव्यय मतलब बदखर्ची, जो ज़्यादा खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा भाग। अपशब्द यानी कि जो बुरे शब्द यूज करते हैं। अपशकुन, जो हमारा जो शकुन यानी ऑर्थोडॉक्स। अपवाद, अपमान करना। अपकर्ष, अवगत, अवलोकन, अवज्ञा, अवगुण, अवन्नति, अवतार। आ जोड़कर आगमन, आजन्म, आमरण, आरोहण, आक्रोश इत्यादि। उत जोड़कर उत्पत्ति, उद्गम, उत्थान, उद्भव, उत्सव। दूर जोड़कर दुर्बल, दुर्जन, दुर्दशा, दुराचार, दुर्गम, दुर्लभ। निर जोड़कर निर्बल, निर्मल, निर्भय, निर्दोष, निर्धन, निर्जन इत्यादि। उपसर्ग प्र जोड़कर जैसे प्रयत्न, प्रबल, प्रस्थान, प्रयोग, प्रगति, प्रफुल्ल। बी जोड़कर विदेश, विशेष, विनम्र, विमुख, विस्मरण। सु जोड़कर सुकर्म, सुपुत्र, सुकन्या, सुशील, सुरुचि, सुशासन। प्रति जोड़कर प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रतिशोध, प्रत्यक, प्रतिध्वनि। परा जोड़कर पराजय, पराधीन, पराक्रम इत्यादि को हम जोड़कर संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। फिर हिंदी के उपसर्ग क्या है? अ जोड़कर अजर, अमर, अटल, अज्ञान, अशांत, अविकसित, अकार। अन जोड़कर अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनबन, अनजाना, अनहोनी। अध जोड़कर अधमरा, अधपका, अधकचरा, अधखिला। उन जोड़कर 29, 19, 49, 59, 69। कु जोड़कर कुविचार, कुपुत्र, कुकर्म, कुचाल, कुबुद्धि, कुशम। सु जोड़कर सुपुत्र, सुअवसर, सुडौल, सुकन्या, सुविचार, सुदृढ़ इत्यादि। इसको सारे को सारे आप कॉपी में लिख देंगे ताकि इसे 1-2 बार ध्यान से पढ़ देंगे ध्यान से, और इसे सारे कॉपी में लिख दोगे। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग कम, कमजोर, कम अकल, कम बखत। गैर, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर मुल्क। नामुमकिन, नामुराद, नासमझ, नाबालिग, नाजायज। ब जोड़कर बदौलत, बनाम, बकायदा, बाइज्जत। ला जोड़कर लावारिस, लाइलाज, लाजवाब, लाचार, लापरवाह। बद जोड़कर बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, बदहजमी, बदमिजाज, बदसूरत, बदतमीज आदि। बे जोड़कर बेहिसा, बेकाबू, बेईमान, बेइज्जत, बेकार, बेवकूफ़। ये सब उर्दू फारसी से आया हुआ है।
हमदर्द, हमशक्ल, हमराज, हम उम्र, हम नाम। हर दिन, हर रोज, हर काम, हर एक, हर साल। एन वक्त, एन मौका इत्यादि को हम जोड़कर ये जो शब्द है, ये जो मूल प्रत्यय शब्द है यानी कि उपसर्ग शब्द है, इसे हम विदेशी अर्थात फारसी और उर्दू से आया हुआ है, जो मूल शब्द में जोड़कर इसका अर्थ बदल जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग का भी प्रयोग होता है, अर्थात हम यहाँ पे देखें कि एक मूल शब्द में एक ही शब्द को प्रयोग करके जुड़कर हम उसका अर्थ बदलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका एक से अधिक भी उपसर्ग लगाया जाता है यानी कि जोड़ाया जाता है। जैसे असुरक्षित, अ जोड़ सु जोड़ रक्षा, असुरक्षा। पर्यावरण, परि जोड़ आ वरण, पर्यावरण। अनुपयोगी, अन जोड़ उपयोगी, अनुपयोगी। निर्भिमानी, नीर जोड़ अभी जोड़ मानी, निर्भिमानी। प्रत्यय, देन ये कंप्लीट हो गया हमारा उपसर्ग। देन प्रत्यय आते हैं यानी कि सफिक्स, अर्थात मूल शब्द के अंत में जुड़कर जो शब्दांश बनते हैं या शब्द परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं प्रत्यय। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में बदलाव आता है या परिवर्तन आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए, मूर्ति जोड़कार, मूर्तिकार। फल जोड़वाल, फलवाला, यानी कि फल बेचने वाला को हम संबोधित करने लगे। यहाँ पे मूर्ति जोड़ कार को लगाकर कार यानी कि मूर्ति बनाने वाला को हम संबोधित करने लगे। अतः प्रत्यय हमें ये पता चल गया कि किसी मूल शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़कर जो परिवर्तन, उस शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के भेद होते हैं यहाँ पे दो, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में होता है जो प्रत्यय क्रिया शब्द में जुड़ जाते हैं, अर्थात वर्ब जुड़ जाता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृदंत उसे हिंदी में उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आई, पढ़ाई लिखाई, बुनाई चढ़ाई। आऊ, कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आन लगाकर मिलान, उड़ान, लगान। आव लगाकर बहाव, बचाव, कटाव, भराव। आवट लगाकर दिखावट, बनावट, सजावट, लिखावट। आवा लगाकर दिखावा, बुलावा। आहट लगाकर मुस्कुराहट, हिचकिचाहट, सनसनाहट, घबराहट। आलू लगाकर कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, झगड़ालु आदि। ई जोड़कर बड़ी जोड़कर झांसी, हंसी, बोली, धनी, लालची। या जोड़कर घटिया, बढ़िया, रसोईया, डिब्बिया आदि जोड़कर हम लगा सकते हैं। बाला जोड़कर रखवाला, लिखने वाला, तांगे वाला, चाय वाला आदि, दूध वाला आदि। क जोड़कर लेखक, चालक, पाठक, गायक आदि। त जोड़कर बचत, पढ़त, खपत, लिखत आदि। वाई जोड़कर सुनवाई, कटवाई, हलवाई आदि। ये सब को हम इसे कृत प्रत्यय कहते हैं, यानी कि ये वर्ब जोड़कर हम लिख दिया। अभी आते हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय। अन्य, पठनीय, गोपनीय, विश्वसनीय। ता लगाकर दाता, विक्रेता, श्रोता, वक्ता। उक लगाकर शिक्षुक, भावुक, भिक्षुक। व्य लगाकर कर्तव्य, सभ्य। अना जोड़कर भावना, पढ़ना, प्रार्थना, कामना आदि। आना जोड़कर सालना, जुर्माना, नजराना, रोजाना। आनी जोड़कर जेठानी, पंडितानी, देवरानी आदि। आठ जोड़कर सुनार, लुहार। आठ जोड़कर मिठास, खटास, भड़ास। एक जोड़कर नैतिक, मौलिक, भौगोलिक, दैनिक। इन जोड़कर नमकीन, रंगीन, शौकीन आदि। इला जोड़कर रंगीला, चमकीला, गर्बीला, नुकीला, बर्फीला आदि। एरा जोड़कर सपेरा, चचेरा, ममेरा, मौसेरा आदि। कार जोड़कर कथाकार, नाटककार, कलाकार आदि। दार जोड़कर चमकदार, रसेदार, मजेदार आदि। वहाँ जोड़कर 10वां, 5वां, 8वां, 9वां आदि ये सब जोड़कर हम उसे बोलते हैं हमारा कृत प्रत्यय कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, संज्ञा होता है नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन तथा विशेषण एडजेक्टिव के साथ जुड़कर नए शब्द बनते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण स्वरूप भूगोल, इक, भौगोलिक। इसमें परिवर्तन आ जाता है, लिखने की शैली परिवर्तन आ जाता है। उच्चतम, उच्चतम, ये विशेषण। तम का मतलब ये उच्चतम विशेषण हो गया, यहाँ पे संज्ञा हो गया भौगोलिक। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय होते हैं ईद जोड़कर अंकित, शोभित, मोहित, पल्लवित। ये जोड़कर राष्ट्रीय, भारतीय, स्वर्गीय, शासकीय। तम जोड़कर श्रेष्ठतम, उच्चतम, न्यूनतम आदि। निय जोड़कर आदरणीय, गोपनीय आदि। आर्य जोड़कर भिखारी, अधिकारी आदि। त्व जोड़कर महत्व, पुरुषत्व, लघुत्व, कवित्व आदि। ता जोड़कर महंता, सुंदरता, एकता, मानवता, महानता आदि। वान जोड़कर भाग्यवान, मूल्यवान, दयावान आदि। वती जोड़कर भाग्यवती, सौभाग्यवती, ज्ञानवती, पुत्रवती, कल्याणवती आदि। आगत प्रत्यय होता है जो विदेश से आया है, वाज,
धोखेबाज, जालबाज, पतंगबाज, चालबाज, ये सब आता है। मंद जोड़कर दौलतमंद, अक्लमंद, भरोसेमंद, जरूरतमंद आदि। अंदाज लगा, तीरंदाज, गोलंदाज, ये सब आदि। ये सब आगत प्रत्यय का मतलब विदेश से आया हुआ है, अर्थात उर्दू फारसी से आया हुआ है। हिंदी में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के जोड़कर भी नए शब्द बना सकते हैं। जैसे उपसर्ग भी एक एक शब्द हम देखते हैं कि एक ही शब्द में उपसर्ग भी पाया जाता है और प्रत्यय भी पाया जाता है। जैसे देखिए उपयोगिता, उपसर्ग हो गया उप, योग, ये मूल शब्द हुआ योग, ईता, प्रत्यय हो गया ईता, उपयोगिता। अभिमानी, अभि जोड़ मान जोड़ ई, अभिमानी, ये ई हुआ प्रत्यय, अभि हुआ उपसर्ग, मान हुआ मूल शब्द। अलौकिक, अ उपसर्ग, लोक मूल शब्द, इक प्रत्यय अलौकिक। निर्दयी, नीर उपसर्ग, दया मूल शब्द, ई प्रत्यय। वैज्ञानिक, वी उपसर्ग, ज्ञान मूल शब्द, इक प्रत्यय। सम्मानित, शम उपसर्ग, मान मूल शब्द, इत प्रत्यय। साक्षरता, स उपसर्ग, अक्षर मूल शब्द, ता प्रत्यय। निडरता, नी उपसर्ग, डर मूल शब्द, ता प्रत्यय। अनुदारता, अन उपसर्ग, उदार मूल शब्द, ता प्रत्यय। अधार्मिक, अ उपसर्ग, धर्म मूल शब्द, इक प्रत्यय। ये सब इसे एक ही शब्द में हमें उपसर्ग और प्रत्यय पाए जाते हैं। इसे हम भी एक ही शब्द में एक ही शब्द में भी दोनों को हम देख सकते हैं। देन आते हैं समास यानी कि कंपाउंड सेंटेंस। हमारा अभी पहले उपसर्ग और प्रत्यय हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे समास यानी कि कंपाउंड सेंटेंस। रोसई के लिए घर, इसे हम कितना बड़ा लिखा गया। समास का अर्थ है किसी बड़े चौड़े वाक्य को लघु करके यानी कि छोटा करके लिखने की पद्धति को हम समास कहते हैं। अर्थात ये देखिए, रोसई के लिए घर, हम इसे कंपाउंड कर दे यानी कि छोटा बनाकर काट छांट करके लिख दिया रोसई घर। समझ में आ गया, ये रोसई घर जो है रोसई के लिए ही घर है। तीन रंगों का समाहार, अर्थात ये कितने बड़े वाक्य है, इसे हम उसे काट छांट करके लिख दे तिरंगा, यानी कि हम इसे समास कर दिए। ये विग्रह है, ये समास है। ऊपर दिए गए दोनों शब्द समास द्वारा बनाए गए हैं। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, संक्षेपीकरण अर्थात छोटा बनाकर लिखने की शैली को समास कहते हैं। समास प्रक्रिया में दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा कर, इसे देखिए 1 2 3 4 शब्द है, इसमें 4 शब्द को मिलाकर हम एक शब्द बना दिए। 1 2 3 4 शब्दों को भी मिलाकर एक शब्द बना दिए। अर्थात किसी बड़े चौड़े वाक्य को या शब्दांश मिले जुले शब्दांश को बड़े ज़्यादा शब्द अंश को मिलाकर हम जो छोटा करके एक ही शब्द में बनाते हैं या एक ही शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं ना, इसे आप लोग आंसर लिखेंगे। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अभी समस्त पद, समस्त पद किसे कहते हैं ना, समास प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है अर्थात तिरंगा, ये होता है समस्त पद, उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। यानी कि पूर्व पद रोग, उत्तर पद मुक्त। यानी कि किसी भी शब्द में पहला पद को या पूर्व पद को उसे पूर्व पद बोलते हैं, सेकेंड को उसे उत्तर पद बोलते हैं, यानी कि रोग मुक्त। ये समस्त पद हो गया रोग मुक्त। रोग से, इसे अगर हम समास विग्रह कर देंगे, रोग से मुक्त हो जाएगा, इसे से जोड़ा जाएगा। यानी कि यहाँ पे कारक से को जोड़कर हम बोलेंगे, समास विग्रह करेंगे, रोग से मुक्त यानी कि रोग मुक्त। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, ये हो गया शक्ति के अनुसार, इसे हो गया यथा पूर्व पद, शक्ति उत्तर पद, शक्ति के अनुसार। समास विग्रह समस्त पदों को खोलकर लिखना अथवा उसके पदों के संबंध को स्पष्ट करना को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि पूरा एक्सपांड करना, समास विग्रह का अर्थ है एक्सपांड करके लिखना। और समस्त पद किसे कहते हैं ना, कंपैक्ट करने लिखने शैली को समस्त पद कहते हैं। और समास विग्रह का अर्थ है किसी वाक्य को एक्सपांड करके किसी समास विग्रह, समस्त पद को खोलकर लिखना अथवा उसके पदों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य को खोलकर यानी कि एक्सपांड करके जब लिखते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण,
देशवासी समस्त पद का समास विग्रह देश का वासी, अर्थात हम देशवासी ये कॉम्पैक्ट शब्द रूप है, ये एक्सपांडेड शब्द रूप है, अर्थात इसे हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं यानी कि मिनिमाइज कर देते हैं और इसे यहाँ पे उसे एक्सपांड कर देते हैं, खोल के विस्तार करके लिखते हैं देश का वासी। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद होते हैं। हम 6 अव्यय भाव, तत्पुरुष भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अव्यय भाव समास, अव्यय जो व्यय ना हो अर्थात किसी भी हालत में परिवर्तन ना हो, जिस समास पद का पूर्व पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। उदाहरण यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा संभव समय के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, यथा संभव जैसा संभव हो, आजन्म जन्म से लेकर आमरण मरण तक, आजीवन जीवन भर, बेलगाम लगाम के बिना, प्रत्येक हर एक, रातों रात रातों ही रात में, हाथों ही हाथ में, प्रतिवर्ष हर वर्ष, प्रतिदिन हर दिन, ऐसे इसे ही हम अव्यय समास कहते हैं। देन आते हैं द्वितीय भाग तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद प्रधान ना होकर उत्तर पद प्रधान होता है और उसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की सभी विभक्तियाँ यानी कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, देश के लिए भक्ति देशभक्ति, के लिए यहाँ पे के लिए कारक ही है तो उसे हम लोप करके लिख दिए देशभक्ति। रसोई के लिए घर, रसोई घर, के लिए को हम यहाँ पे लुप्त कर दिए। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक ही विभक्ति को क्या क्या कि हमारा कारक है उसी का ही आता है को। कर्म तत्पुरुष में को आता है, जैसे स्वर्गत स्वर्ग को गया हुआ, यथा प्राप्त यश को प्राप्त, ग्रामगत गांव ग्राम को गया, मरणासन मृत्यु को पहुंचा हुआ, अर्थात यहाँ पे को यहाँ पे कारक लग गया, को कारक लगने से यहाँ पे कर्म तत्पुरुष होता है। कर्म तत्पुरुष में कर्ण कारक की विभक्ति लगता है से और के द्वारा। अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, हस्त द्वारा लिखित, शोकाकुल शोक से आकुल, मदांध मद से अंधा, अर्थात जिस कार्य में जिस वाक्य में हमें से के द्वारा लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं कर्ण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, विद्यालय विद्या के लिए आलय, राह के लिए खर्च, गौशाला गौ के लिए शाला, डाकगाड़ी डाक के लिए गाड़ी, माल गोदाम माल के लिए गोदाम, अर्थात जिस वाक्य में हमें के लिए जोड़ता है पूर्व पद और उत्तर पद को हम उसे बोलते हैं संप्रदान तत्पुरुष। देन आता है आपादन तत्पुरुष। आपादन तत्पुरुष में से यानी कि अलग होने की भाव को ही आपादन तत्पुरुष कहते हैं। देश निकाला देश से निकाला से लगता है, धनहीन धन से हीन, पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, भयभीत भय से भीत, रोग मुक्त रोग से मुक्त, धर्मभ्रष्ट धर्म से भ्रष्ट, गुणहीन गुण से हीन, अर्थात ये जो से कारक लगता है उसे अगर हम लोप करके लिखेंगे तो उसे आपादन तत्पुरुष कहते हैं। संबंध तत्पुरुष यानी कि रिलेटिव में संबंध कारक की के का की यहाँ पे जिस वाक्य में कारक के का की लगता है उसे हम संबंध तत्पुरुष बोलते हैं। गंगा जल गंगा का जल, देशवासी देश का वासी, गंगा का तट, यथा स्वास्थ्य रक्षा स्वास्थ्य की रक्षा, राजभाषा राज्य की भाषा, घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़, पराधीन पर के अधीन, पूंजीपति पूंजी का पति, छात्रावास छात्रों का आवास, अर्थात जहाँ पे का के की संबंध हम देखते हैं उसे संबंध तत्पुरुष बोलते हैं। देन आते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर अर्थात इनसाइड, में का मतलब इनसाइड और पर का मतलब ऊपर। जब हम यहाँ पे देखते हैं में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लोप को लोप करके ही लिखा जाता है। आनंद मग्न आनंद में मग्न, ग्रामवास ग्राम में वास, सिरदर्द सिर में दर्द, कार्य कुशल कार्य में कुशल, धर्मवीर धर्म में भी, आप बीती आप पर बीत, रण कौशल रण में कौशल, जग बीती जग पर बीती। ये जो सब पर और में जहाँ पे लोप करके हम लिखते हैं उसे अधिकरण तत्पुरुष बोलते हैं। देन आते हैं तीसरा पड़ाव यानी कि द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है हमेशा, यानी कि नंबर आता है। इसमें विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समाहार या समूह का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे नवरत्न नौ रत्नों का समाहार,
नवरात्रि 9 रात्रियों का समाहार, दोराहा 2 राहों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, दोपहर दूसरा प्रहर, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह। ऐसे ही समूह और समाहार जहाँ पे जोड़कर हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं द्विगु समाहार। और पहले संख्यावाची होगा यानी कि नंबर आएगा। त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, वेणियों का मतलब नदियों। चारपाई 4 पायों का समाहार, चारपाई बोलते। तो इसीलिए हम जब जहाँ पे पहले यानी पूर्व पद में हमें दिखाई देता है संख्यावाची शब्द उसे हम बोलते हैं द्विगु समास। देन द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। उत्तर पद जोड़ने वाले योजक शब्द, यहाँ पे योजक होते हैं और तथा या ओ एवं अथवा। ये जो सब लगाकर हम माता या माता और पिता, दिन और रात, चाय या शरबत, इसे जैसे हम या और लगाकर एवं लगाकर तथा लगाकर ये सब हम अथवा लगाकर बात बोलते हैं। उस अथवा या और तथा या एवं को जब घटाकर यानी कि लुप्त करके हम लिखते हैं उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई और बहन, ऊंच नीच, ऊंच तथा नीच, घर बार, घर या बाहर, सुख दुख, सुख या दुख, हानि लाभ, हानि एवं लाभ, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, जीवन मृत्यु, जीवन और मृत्यु, 2 4, 2 या 4। ऐसे या और तथा एवं ये सब को हम जब लोप करके लिखते हैं उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। देन आते हैं 5वां पद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय, उपमान उपमेय अर्थात एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं यानी कि तुलना करते हैं, उसे बोलते हैं कर्मधारय समास। उदाहरण, नील कमल, नीला है कमल जो, अर्थात जो कमल फूल नीला होगा उसे बोलते हैं नील कमल। सो नीला के साथ ही कंपेयर किया गया कमल को, सो ये यहाँ पे तुलना किया गया, अतः ये नील कमल यानी कि कर्मधारय समास। इसमें नील विशेषण है क्योंकि ये नील जो है, नीला जो है विशेषण और कमल है जो संज्ञापन, इसलिए ये बना कर्मधारय। तो कमल विशेषण, अतः विशेष्य जो है संज्ञापद वही है। अतः पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसीलिए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसे उदाहरण आते हैं, आता है अधपका, आधा है पका जो, नील गगन, नीला है गगन जो, महाराजा महान है राजा जो, अर्थात राजाओं में जो सबसे महान, लाल टोपी, लाल है टोपी जो, अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, मालगाड़ी, माल लाने वाली गाड़ी, उपमेय अर्थात दुरात्मा, बुरी है आत्मा जो, पीताम्बर, पीला है अंबर जो, महात्मा, महान है आत्मा जो, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जो, मधुमक्खी, मधु देती मक्खी जो, पन्नकुटी, पन से बनी कुटी, पन का मतलब पत्ते। उपमान उपमेय, नरसिंह, सिंह के समान नर, घनश्याम, घन क्या मतलब बादल के समान श्याम, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, मुखचंद्र, चंद्रमा के समान मुख, इसे हम बोलते हैं कर्मधारय समास। देन आते हैं सबसे अंतिम पड़ाव बहुब्री समास। बहुब्री समास का अर्थ होता है इसे कि हम इसे इंडिकेट सांकेतिक वाला भी बोल सकते हैं, और ये दोनों उत्तर पद और पूर्व पद मिलाकर ही एक अन्य पद निकलता है यानी कि अन्य अर्थ निकलता है। जैसे लंबा है उधर जिसका, उसे बोलते हैं लंबोदर। लंबोदर किसे बोलते हैं? गणेश जी को। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कौन? मुरली को कौन धारण करता है? कृष्ण। सो हम बोलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और अर्थ निकलेगा अलग, उसे बोलते हैं बहुब्री समास। देखते हैं बहुब्री समास कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए सब समझिए। गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। गजानन हम जैसे गज है आनंद, आनंद का मतलब मुँह, अर्थात गज जैसा मुखड़ा हो, जिसका मुखड़ा हो उसे गणेश बोलते हैं। दशानन, 10 आनंद जिसके है, अर्थात किसका है 10 आनंद? रावण, अर्थात रावण, अर्थात हम बोले एक अर्थ निकला अलग। मूषक वाहन, मूषक है वाहन जिसका, कौन है? गणेश। गोपाल, गायों का पालक है जो, कौन है? कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु या कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, कौन है? शिव जी। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो, कौन है? हनुमान। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है? शिव। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसका, कौन है? ब्रह्मा। एक दंत, एक है दांत जिसका, कौन है? गणेश।
मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, कौन है, कार्तिकेय। अर्थात हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं अलग नाम से और अर्थ निकलता है दूसरा, इसे हम बोलते हैं बहुब्री समास। अभी देखेंगे हम कर्मधारय और बहुब्री समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास के दोनों पद में विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ निकलता है, तीसरे पद की विशेषता प्रकट करता है। जैसे कमल के समान नयन, ये होगा कमल नयन, कर्मधारय। कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कमल जैसा नयन जिसका हो, कौन है, कृष्ण, यानी कि यह बहुब्री समास हो जाएगा। द्विगु समास और बहुब्री समास में अंतर। द्विगु समास में आता है क्या, नंबर आता है, यानी कि पूर्व पद में संख्या आता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है तथा पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है, जबकि बहुब्री समास में कोई बार पहला पद संख्या होता है जो दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे विशेषण पद की ओर संकेत करता है। जैसे 3 रंगों का समाहार, ये द्विगु समास। 3 रंग है जिसमें, अर्थात तिरंगा, कौन है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रध्वज को ही कहा जाता है, अतः ये बहुब्री समास कहा जाएगा। सो हमें अभी समझ लिए समास और प्रत्यय, उपसर्ग क्लियर हो गया है चैप्टर। अगर कोई डाउट होगा तो क्लास में आप पूछेंगे, अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।